जय श्री राम बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर की बात करेंगे तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है हमारे वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नाप सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम इस पेन की लेंथ बता सकते हैं, तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसका मास बता सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसका टेम्परेचर बता सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। रूम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज हम नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको डिफाइन करते हैं वैसे, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। और भाई, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और एक, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन। अच्छा जी, आगे चलें। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये दो टाइप की हो जाती है। एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और डेरिवेशन के बेसिस पे भी दो टाइप की हो जाती है। एक होती है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इनकी बात हम कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर और वेक्टर। अब वेक्टर को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पोलर वेक्टर्स, और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो बारी बारी इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, फिर वेक्टर की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे जिसमें हम पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। सबसे पहले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम स्केलर भी कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, या जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास में कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस कोई डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इन सब क्वांटिटीज में जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, या जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या फिर स्केलर। तो लिख लेते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not have any direction, or which do not
requires direction for their complete description are known as scalars और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखें, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, एटसेट्रा। ठीक है, ये हुई स्केलर की बात है। इसके बाद करें वेक्टर की बात। तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, या जिनके पास डायरेक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। चलिए दोज लिख लेते हैं इसके बारे में भी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, अपने आप को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उनको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है। ठीक है, डायरेक्शन तो बात समझ में आती है, ये मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड बेटा हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, तो 5 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी जो है वो इसकी यूनिट है, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है। कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइन करके जो टर्म बनती है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हुआ उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन साथ में मैंने कहा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हुआ उसका डायरेक्शन। अगर ये दोनों है तो क्वांटिटी है वेक्टर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो क्वांटिटी है स्केलर। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उनको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दो टाइप की क्वांटिटीज आपको पता चली। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह की जो क्वांटिटी है इनको हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी जो है इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक होते हैं बेटा पोलर वेक्टर, और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शब्दों से मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पोलर मतलब शब्द आया है पोल्स से। पोल्स मतलब एंड्स, मतलब पॉइंट भी कह सकते हो आप। ऐसे वेक्टर
विच ट्रेवल फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। ठीक है। या फिर विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा। या विच आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी समझते हैं, नहीं समझते बता दूं, लीनियर मोशन को ही बेटा ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। इन्हें कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, डायग्रामेटिकली समझे तो देखिए, एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास है m, उसको मैं खिसका के यहां से यहां ले गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। देखिए, ये यहां से इसने मोशन स्टार्ट किया और यहां तक इसने मोशन किया। तो मैं इसको अगर समझाऊं, ये जो एरो मैंने लगाया है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये कैसा वेक्टर है? पोलर वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पॉइंट है जहां से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, जिस जो इनिशियल पॉइंट भी है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक। या सपोज करिए मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई और उस बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सीलरेशन आया, मोशन हुआ। तो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई बॉडी है, उस पर यहां मैंने फोर्स लगाया और मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी मूव कर गई। तो फोर्स जो मैंने लगाया, ये इस पॉइंट पे लगाया, और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तुम यहां से समझ सकते हैं, या अभी आप 11th क्लास में हैं अगर, तो आपको नहीं पता, 12th क्लास में हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। ये है हमारा डाइपोल मोमेंट। इसको पी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। तो ये सब जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो आपका डाइपोल मोमेंट है, ये सब क्या है? पोलर वेक्टर। तो हम यहाँ से एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, या एक और पॉइंट इसके रिगार्डिंग नोट कर सकते हैं कि दोज वेक्टर्स which have a starting point or which have point of application are known as polar vectors। उनको हम क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या आ गया? स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फोर्स के पास क्या आ गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया। तो ये क्या है? पोलर वेक्टर से। दूसरे वाला जो वेक्टर का टाइप है उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। वहां भी नाम से समझ सकते हैं हम, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर जो है शब्द बना, वो एक्सिस से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? एक्सिस। और एक्सिस का मतलब है यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी रोटेशनल मोशन होगा, या फिर सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा,
है ना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एक बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, इस लाइन के अबाउट वो सर्कल में घूम रही है। तो ये जो लाइन है, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी जो एग्जीक्यूट कर रही है वो मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। और ये जो है, ये इसका रेडियस है। तो यहां पर जब रोटेशनल मोशन होगा, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज इस रोटेशनल मोशन के साथ या सर्कुलर मोशन के साथ एसोसिएटेड होंगी, उन सबको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे जब ये बॉडी सर्कल में घूमेगी, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मीटर में ना नाप के रेडियन में नापेंगे या डिग्री में नापेंगे, एंगल में नापेंगे बेसिकली। तो जब एंगल में डिस्प्लेसमेंट नापा जाता है, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने आप में क्या है, एक्सियल वेक्टर। यहाँ पर वेलोसिटी को भी एंगल में ही नापा जाता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ एक्सीलरेशन भी एंगल में ही नापा जाता है, उसको कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। मोमेंटम भी ऐसे ही होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, एल से डिनोट करते हैं इसको। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये इनको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये एसोसिएटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। या जहां पर रोटेशनल मोशन होगा, वहां पे जो वेक्टर आएंगे उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो यहां हम डिफाइन कर सकते हैं इसको बड़े अच्छे से। कैसे? दोज वेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी तक में हमने क्या सीखा? अभी तक में हमने ये सीखा बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो डेरिवेशन के बेसिस पे और दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पे। डेरिवेशन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। डायरेक्शन के बेसिस पर भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी फर्दर दो टाइप की हो सकती है, एक पोलर वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जो लीनियर मोशन के साथ, ट्रांसलेटरी मोशन के साथ जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम कहते हैं पोलर वेक्टर। जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं पोलर वेक्टर। जो एक पोल से दूसरे पोल पे मूव करती है, उन्हें कहते हैं हम पोलर वेक्टर। और जो रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर्स। इसमें क्या क्या आता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ, आगे चलते हैं। अच्छा, पोलर वेक्टर हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं बेटा कुछ वेक्टर में यूज होने वाली टर्म्स। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है।
सबसे पहली टर्म हमारी आती है इसमें, क्या? सबसे पहले आता है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। क्या होते हैं पैरेलल वेक्टर? देखो एक बात समझिए आप कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ फिजिक्स में एरो की हेल्प लेते हैं। ठीक है। ये जो एरो की लेंथ होती है ये बताती है मैग्नीट्यूड। और एरो का जो हेड होता है वो बताता है डायरेक्शन। ठीक है। तो एग्जांपल समझिए, हम बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो लेंथ में इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड पे तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड में खैर इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना। इक्वल हो जाते हैं तो एक नई टर्म बन जाएगी। देखिए ये दो वेक्टर है मेरे पास, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ऐसी कंडीशन में हम इनको कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और इसी के लिए एक और टर्म कह सकते हैं लाइक वेक्टर्स। ठीक है। दूसरे होते हैं एंटी पैरेलल, जिसको हम अनलाइक वेक्टर भी कहते हैं। देखिए दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स। चलिए, इसके अलावा एक होते हैं इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो काम कर ही रहे हैं बल्कि साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे ये ऊपर वाला मैं मान लेता हूं वेक्टर ए। वेक्टर लिखने का तरीका होता है बोल्ड लेटर लिखा जाता है, उसके ऊपर एरो बना दिया जाता है छोटा सा। अगर ऊपर छोटा सा एरो ये बनाया गया है, इसको एरो हेड कहते हैं हम, मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर है। और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए उसके अराउंड दो लाइन खींच दी जाती है बेटा। मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं मोड ले लिया हमने, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ये जो मॉड्यूलस हमने लिया है या जो मोड हमने लगाया है, जो दो लाइन दोनों तरफ हमने खींच दी है, इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब ए के अराउंड, वेक्टर ए के अराउंड दो लाइंस या मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैं बी के अराउंड अगर इस तरह से मोड ले लेता हूं तो इसका मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। डिफाइन कर सकते हो आप, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन and have equal magnitude, then they are known as equal vectors। इसी के साथ अगली टर्म आ जाती है बेटा नेगेटिव वेक्टर्स। देखो जरा,
ये दो वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। साथ में अगर इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। कहने का मतलब वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। नेगेटिव कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसी सिचुएशन में हम वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और टर्म्स आती हैं इसमें काफी सारी। एक आता है कोलीनियर वेक्टर्स। यहाँ को का मतलब होता है बेटा सेम, और लीनियर से मतलब है लाइन। अगर दो वेक्टर सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक ही लाइन में काम कर रहे हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, कोलीनियर वेक्टर्स। यानी कि इफ टू और मोर देन टू vectors are acting along the same line, then they are known as कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, ये हुए बेटा कोलिनियर वेक्टर। और देखते हैं, एक होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल का मतलब, को का मतलब बेटा फिर आप समझ गए होंगे सेम, और इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हैं और सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ये सारे के सारे वेक्टर्स ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट पी। तो ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे के लिए क्या हो गए, को इनिशियल, क्योंकि ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं भाई, एक टर्म आती है को प्लेनर वेक्टर्स। को का मतलब सेम, और प्लेनर का मतलब प्लेन। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर में क्या होगा बेटा, कि देखो जरा समझो, को प्लेनर में क्या होता है, दो एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है, सब जानते हैं। दो डायरेक्शंस को या दो एक्सिस को या दो डायमेंशंस को मिलाकर के एक प्लेन बनता है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अच्छा, और अगर ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो इसको मैं बोलूंगा वाई जेड प्लेन। और अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स जेड प्लेन।
अगर कोई वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, वो भी एक्स वाई प्लेन में ही आ रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लैनर, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स आर लाइंग इन दी सेम प्लेन, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कोप्लैनर वेक्टर। अब जिस प्लेन में वो आ रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वो वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, वो एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि जो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोप्लैनर वेक्टर। इसी टाइप से एक टर्म आती है बेटा, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अगर वेक्टर सेम पॉइंट पे काम कर रहा है, कोई पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, इस पे इधर से एक फोर्स लग रही है ए, जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन, और इधर से एक फोर्स लग रही है बी, जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, इधर से एक फोर्स लग रही है सी, जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। तो इस तरह से ये तीनों एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और जब ये एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट टर्म देखते हैं भाई, जीरो वेक्टर, एक टर्म आती है जीरो वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। देखो, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और डायरेक्शन का पता नहीं, डायरेक्शन का पता नहीं मतलब डायरेक्शन इनडिटरमिनेट, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब मैंने बोला डायरेक्शन का पता नहीं, ऐसा क्यों बोला, देखो, एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन। अब वो, हमने कहा मोहन जो है 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो समझ में आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से मोहन नाम का कोई पर्सन है, वो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन है। मैंने कहा ये मोहन जो है अब 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हुआ इसका, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ इसका, डायरेक्शन। तो अब मैंने आपसे कहा मोहन जो है 0 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 0 मीटर पर सेकंड से जा रहा है मतलब जा ही नहीं रहा, वो रेस्ट पे है। और जब जा ही नहीं रहा तो कैसे बता दे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, 0 मीटर पर सेकंड का मतलब रेस्ट में है ना, रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। अब कहीं जा ही नहीं रहा तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, जब चलेगा तब तो पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो हो जाती है तो डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डायरेक्शन ऐसी सिचुएशन में हम पता नहीं कर सकते, डायरेक्शन को कहते हैं इनडिटरमिनेट। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है, मतलब डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जा सकता, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो लिख सकते हैं भाई, दोज वेक्टर्स which have zero magnitude and indeterminate direction are known as जीरो वेक्टर्स, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं नल वेक्टर्स। ठीक है, एक टर्म आती है बेटा यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर के साथ ही हम स्टडी करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। बेसिकली ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है बेटा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो हेड नहीं लगाया जाता, फिर ऊपर कैप लगाई जाती है। अगर मैंने कैप लगा दी इस तरह से, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता है, दिखाई दे रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है। तो भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब कि अगर वो यूनिट वेक्टर है लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एक्स वाई या जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर वहां ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यूज किए जाते हैं और ये डायरेक्शन शो करने के काम में आते हैं। यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से मैं बताऊं आपको। ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो है तीसरे वाली, ये जेड डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर होता है बेटा उसको आई कैप से शो करते हैं। वाई डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से शो करते हैं, और जेड डायरेक्शन पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से शो करते हैं। और ये हमें साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए आई कैप, जे कैप और के कैप भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये हमने कुछ बेसिक स्टडी किया है बेटा आज वेक्टर के बारे में। एक बार फिर से 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ आपको। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक डेरिवेशन के बेसिस पे, एक डायरेक्शन के बेसिस पे। डेरिवेशन के बेसिस पे दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। और डायरेक्शन के बेसिस पे फिर से दो तरह की हो सकती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। और उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स स्टडी करी जैसे कि कोलिनियर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, कॉन्करेंट, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई और टॉपिक आप स्टडी करना चाहते हैं तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।